स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। देखिए, सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है, अगर हम बात करें आज की, तो वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस इंडिया आइडिया समिट 2020 बाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो पीएम मोदी ने एड्रेस की है इंडिया आइडिया समिट 2020 बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया आइडिया समिट 2020 को पीएम मोदी के द्वारा संबोधन किया गया है या एड्रेस किया गया है। तो अगर हम देखें इससे रिलेटेड कुछ खास बातें, पीएम मोदी हैज़ एड्रेस इंडिया आइडिया समिट 2020। The summit focused on building global economic resilience through stronger domestic economic capacities। तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है, जो खास उन्होंने फोकस किया है इस शिखर सम्मेलन में, मजबूत आर्थिक क्षमताओं के माध्यम से ही वैश्विक आर्थिक लचीलापन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर आपके देश की आर्थिक क्षमताएं मजबूत है तभी हम वैश्विक आर्थिक लचीलापन जो है क्रिएट कर सकते हैं या ला सकते हैं। अगर हम बात करें इस पूरी समिट की, तो इसे ऑर्गेनाइज किया है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC। इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल मार्किंग 45th एनिवर्सरी ऑफ USIBC। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, तो USIBC की 45th एनिवर्सरी है। इस मौके पर इस समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। दैट वाज इस्टेब्लिश टू इन्हांस। देखिए, USIBC को फॉर्म करने का जो बेसिक टारगेट था वो ये था कि किस तरह से इंडिया यूएस इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। इस कारण से इस काउंसिल का निर्माण हुआ था। देखिए, पीएम टॉक्ड अबाउट ओपननेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस दैट इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। पीएम ने खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बारे में बात की जो भारत सभी क्षेत्रों में भारी निवेश के लिए प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इंडिया देयर हैज़ नेवर बीन अ बेटर टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इट मीन्स भारत में निवेश करने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू पीएम उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही सही मौका है भारत में इन्वेस्ट करने का। इंडिया इज इमर्जिंग एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी इंडिया उभर कर आया है एक अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के रूप में, यानी भारत में कई सारी संभावना है। इंडिया यूएस पार्टनरशिप कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग द वर्ल्ड बाउंस बैक फास्टर आफ्टर द पेंडेमिक। इंडिया और यूएस में वो क्षमता है कि वो अपने पार्टनरशिप के जरिए दुनिया को इस पेंडेमिक से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, इस साल की जो थीम है या इस समिट की जो थीम है वो है बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, यानी बेहतर भविष्य का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ हमारी कंप्लीट होती है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इस फर्स्ट न्यूज़ की, तो इससे पहले आप लोगों ने 17 या 18 जुलाई को एक और इसी तरह की एक न्यूज़ पर फोकस किया था, जिसमें कहा गया था कि पीएम मोदी एड्रेस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो पीएम मोदी ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूनाइटेड नेशन के इस एक पार्ट को संबोधन किया था, और जो कि था 75th एनिवर्सरी ऑफ यूएन, क्योंकि इस साल यूएन की 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है एक स्कीम, एक योजना से रिलेटेड। तो होम मिनिस्टर टू लॉन्च वृक्षारोपण अभियान इन न्यू दिल्ली। जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, अमित शाह, उन्होंने एक नई स्कीम, एक नई योजना जारी की है जिसका नाम है वृक्षारोपण अभियान। कहाँ से जारी की गई है इस योजना को? तो न्यू दिल्ली से। ठीक है, इस योजना के बारे में हम डिस्कस करते हैं और आगे कि इस वृक्षारोपण अभियान का क्या बेसिकली टारगेट है। तो देखिएगा यहाँ पर, वृक्षारोपण अभियान will be launched by Union Minister of Shri Amit Shah in New Delhi
तो बेसिकली बात की जाए तो इस स्कीम को लॉन्च किया है अमित शाह ने नई दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल विल ऑर्गेनाइज द अभियान along with all coal lignite PSUs। इस स्कीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ को जो ऑर्गेनाइज किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय ने। क्लियर। तो इस स्कीम को जो ऑर्गेनाइज किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने किया है। अंडर द वृक्षारोपण अभियान लार्ज स्केल प्लांटेशन वुड बी कैरिड आउट इन द माइंस। इस स्कीम के तहत माइंस एरिया में लार्ज स्केल पर प्लांटेशन किया जाएगा। अगर हम बात करें माइंस एरिया की, जो कॉलोनीज हैं, ऑफिसेस हैं और जो भी सूटेबल एरियाज हैं, वहाँ पर लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करने का ये प्रोग्राम होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्च वृक्षारोपण अभियान यूनियन होम मिनिस्टर विल आल्सो इनोग्रेट। तो इस स्कीम के दौरान ही, इस योजना के लॉन्च के दौरान ही उन्होंने कुछ और भी अनाउंस किया है, जैसे कि ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 6 इको पार्क, यानी 6 इको पार्क बनाए जाएंगे जो कि एक प्रकार के टूरिज्म साइट की तरह होंगे। विच विल ऑफर एवेन्यूज फॉर रिक्रिएशन, एडवेंचर, वाटर स्पोर्ट, बर्ड वॉचिंग एक्सेट्रा फॉर द पीपल रिसाइडिंग इन नियर बाई एरिया। तो इस तरह से उन्होंने साथ में डिक्लेयर किया 6 इको पार्क बनाने के बारे में भी। It is also expected to produce revenue for self-sustenance and create employment political for the local people। इससे क्या होगा, इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा? तो इससे एक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, साथ ही लोकल पीपल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर की, जो कि हैं कोल एंड माइंस, साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए, अभी जो हमने डिस्कस की न्यूज़ जो कि एक स्कीम से रिलेटेड थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसके पहले भी हमने कई सारी स्कीम्स डिस्कस कर चुके हैं लास्ट फ्यू डेज़ में। तो अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बताया था जिसका नाम था NISHTHA निष्ठा प्रोग्राम। तो ये जो निष्ठा प्रोग्राम है ये 2019 में आ चुका था अगस्त में। अभी इसको चूँकि कोरोना पेंडेमिक के कारण इसे बंद कर दिया गया था, ये उतना एक्टिव नहीं था। अभी इसको डबल से एक्टिव किया गया निष्ठा प्रोग्राम को आंध्र प्रदेश से। देखिए निष्ठा प्रोग्राम क्या है, तो ये एक प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम शॉर्ट में इसको कह सकते हैं, इट इज़ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स। जो फुल फॉर्म है निष्ठा का वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है। तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश से। दूसरी अगर बात की जाए तो 22 जुलाई को ही जो HRD मिनिस्टर हैं भारत में, रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है सेंट्रल लेवल पर, जिसका नाम था मनो दर्पण, DARPAN, मनो दर्पण स्कीम। देखिए जो मनो दर्पण स्कीम है, इसे लॉन्च किया है HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। क्लियर। देखिए अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो इसका बेसिकली टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है कि प्रोवाइड क्या बोलते हैं कि जो मानसिक दशा है या जो मानसिक जो दबाव है लोगों के बच्चों के ऊपर और उनके माता पिता के ऊपर, उससे उनको उभारना, मानसिक स्थिति को ठीक करना, मानसिक मनोदशा को सुधारने के लिए प्रोग्राम, ये योजना लॉन्च की गई है मनोदर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, लास्ट न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम था गोधन न्याय योजना।
गोधन न्याय योजना। देखिए गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉन्च की थी टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है घर घर राशन योजना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है अभी कुछ दिनों में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस न्यूज़ की। देखिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स। तो चाइना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट मिशन लॉन्च किया है, कहाँ के लिए? मार्स के लिए। मंगल ग्रह पर चाइना ने अपना एक फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, इस न्यूज़ के बारे में हम देखते हैं, चाइना के इस मिशन के बारे में। चाइना हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड तियावेन फर्स्ट, इस मिशन का नाम है तियावेन फर्स्ट, इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स, जो कि मंगल पर पहला स्वतंत्र मिशन है चाइना का। अ लॉन्ग मार्च 5th रॉकेट। देखिए जिस रॉकेट के जरिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5th रॉकेट, कैरिंग द स्पेसक्राफ्ट इग्निटेड एट द वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट इन साउथ चाइना ट्रॉपिकल हिनान प्रोविंस। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो जो स्पेस सेंटर है साउथ चाइना में जिसका नाम है वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट। ठीक है, चाइना हैड लॉन्च्ड एन ऑर्बिटर destined for Mars on a Russian rocket in 2011। तो चाइना पहले भी लॉन्च कर चुका था मार्स पर एक मिशन जो कि रूस के एक रॉकेट से 2011 में किया गया था, बट द मिशन वाज फेल्ड। लेकिन वो मिशन वहाँ पर फेल हो गया था ड्यू टू मेल फंक्शंस। लेकिन इस बार जो मार्स पर मिशन है चाइना का वो सक्सेस हुआ। देखिए ताइवान फर्स्ट हुज नेम्ड मीन्स, ताइवान फर्स्ट का मतलब होता है क्वेश्चंस टू हेवन, इज अ कंबाइंड ऑर्बिटर लैंडर एंड रोवर। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, दैट एम्स टू एक्सप्लोर द मार्टियन एनवायरनमेंट एंड सर्च फॉर हिंट्स ऑफ लाइफ। तो बेसिकली जो टारगेट है इस मिशन का वो है मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट को स्टडी करना, उसके बारे में जानने के लिए, वहाँ पर लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, इस चीज़ को जानने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। द स्पेसक्राफ्ट विल ट्रेवल फॉर अबाउट 7 मंथ, लगभग 7 महीने में स्पेसक्राफ्ट अपने ऑर्बिट पर पहुँचेगा। इट विल ऑर्बिट द रेड प्लेनेट, यानी कि लाल जो मंगल है उसके चारों ओर ये कक्षा में रिवॉल्यूशन करेगा फॉर 2 to 3 months बिफोर अटेम्प्टिंग अ लैंडिंग। इट मीन्स लैंडिंग के 2-3 महीने पहले तक ये रिवॉल्व करता रहेगा। अब हम बात करें चाइना की कुछ दूसरी बातों की, तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो आप लोगों को पता है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और अगर हम बात करें करेंसी की, तो जो करेंसी है वो है रेमिनबी। ठीक है, अब देखिए इसी तरह की कुछ और न्यूज़ की अगर हम बात करें लास्ट फ्यू डेज में जो हुई हैं, जैसे कि यूएई लॉन्च फर्स्ट मिशन टू मार्स टाइटल। तो यूएई ने अपना मंगल ग्रह पर पहला अभियान लॉन्च किया जिसका नाम था होप। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो होप मिशन है वो किस कंट्री के जरिए लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? यूनाइटेड अरब इमीरात। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेस एक्स, एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की जिसने साउथ कोरिया का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है एनेसिस, इसका नाम है ANASIS एनेसिस 2। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सैटेलाइट लॉन्चिंग से रिलेटेड वो है होप यूएई और एनेसिस सेकेंड जो कि है साउथ कोरिया का एक मिलिट्री सैटेलाइट जो अमेरिका की स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए मार्स पर अगर हम इंडिया के प्रोग्राम की बात करें, अगर हम बात करें इंडियन स्पेस सेंटर जो है इसरो के प्रोग्राम की, तो हाल ही में अगस्त 2019 में सितंबर 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 मिशन जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया,
90% उसे सक्सेस माना जाता है, कुछ परसेंट जो फेल हुआ। चंद्रयान-2 मिशन, इस मिशन के तहत इसरो ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया था चंद्रयान-2 चंद्रमा पर, जिस उसके भी 3 पार्ट थे, जिसमें था ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और अगर हम बात करें इसकी लैंडिंग की, तो 7 सितंबर को ये मून के सरफेस पर लैंड करने वाला था। लेकिन 2.1 किलोमीटर एबव ऑफ लूनार सरफेस ही जो लैंडर था विक्रम, उसका संपर्क जो है वैज्ञानिकों से टूट गया, और ये जो लैंडर है वो एक प्रकार से चंद्रमा की सतह पर जो है गिर गया। तो चंद्रयान-2 मिशन जो था इंडिया का, वो 90% सक्सेस रहा, क्योंकि जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा में रिवॉल्व कर रहा है, अभी भी कर रहा है, और ख़ास जो इम्पोर्टेंट वहाँ से न्यू जानकारियाँ हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इंडिया के मिशन की बात थी। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है, जो अगली न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। देखिए अपॉइंटमेंट की काफ़ी न्यूज़ हैं जो आपको डेली आएंगी, कुछ ना कुछ अपॉइंटमेंट डेली होता है। देखिए अब जो फ़िलहाल जो अपॉइंटमेंट है वो है अरुण कुमार, नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ यूआईसी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो अरुण कुमार को नॉमिनेट किया है, मनोनीत किया गया है यूआईसी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के वाइस चेयरमैन के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ और बातें। देखिए यहाँ पे डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो ये डायरेक्टर जनरल हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, अरुण कुमार हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वाइस चेयरमैन ऑफ यूआईसी। तो इन्हें नॉमिनेट किया गया है यूआईसी के वाइस चेयरमैन के रूप में। यूआईसी की बात की जाए तो यूआईसी स्टैंड्स फॉर यूनियन इंटरनेशनल डी कैमिन्स, इट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इट इज़ ए सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। ये इंटरनेशनल रेलवे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इनका जो टर्म होगा वो 2 साल का होगा। ही विल टेक चार्ज एज द यूआईसी चेयरमैन फ्रॉम जुलाई 2022 टू 2024। तो इनका जो टेन्योर रहेगा वो 2022 से 2024 तक रहेगा यूआईसी के चेयरमैन के रूप में, यूआईसी के वाइस चेयरमैन के रूप में। द डिसीजन टू नॉमिनेट अरुण कुमार was taken during 96th यूआईसी जनरल असेंबली। ये जो डिसीजन है ये लिया गया है 96th यूआईसी जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान। अब देखिए यूआईसी की अगर हम बात करें तो यूआईसी का क्या मतलब होता है। यूआईसी द वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, यूआईसी डेवलप्स एंड फॉर्मुलेट्स एनालिसिस एंड पॉलिसी पोजीशंस ऑफ रेल सेक्टर। तो रेल सेक्टर की बात करें, वर्ल्ड वाइड रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे दुनिया में रेलवे से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं उनको बनाने का, फॉर्मुलेट करने का, डेवलप करने का काम यूआईसी का है। डेवलपिंग द ओवरऑल कोहेरेंस ऑफ द रेल सिस्टम एट वर्ल्ड लेवल, डेवलपिंग द ओवरऑल कोहेरेंस ऑफ द रेल सिस्टम एट वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर रेल प्रणाली के समग्र समन्वय और विकास करना, ये बेसिक फंक्शन है यूआईसी का। डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज रेल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट, व्यवसाय के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और रेल परिवहन निवेश को बढ़ाने के लिए रणनीति और पहल विकसित करना। यूआईसी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अब हम जो अपॉइंटमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहले हम अपॉइंटमेंट ही देख लें। देखिए ये आप लोगों ने पिक देखी होगी, भारत के एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, बजाज फाइनेंस चेयरमैन राहुल बजाज रिजाइन। तो बजाज फाइनेंस के जो चेयरमैन है राहुल बजाज, उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। देखिएगा यहाँ पर द प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस राहुल बजाज हैज़ डिसाइडेड टू स्टेप डाउन ऑन जुलाई 31, 2020। तो 31 जुलाई 2020 को अभी अनाउंसमेंट हुआ है, इस डेट को वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देंगे।
ही विल बी रिप्लेस्ड बाई, अब उनकी जगह पर जो नए चेयरमैन अपॉइंट होंगे वो होंगे संजीव बजाज, जो उनके पुत्र हैं। और करंट में अगर बात की जाए तो वाइस चेयरमैन कंपनी राहुल बजाज विल कंटिन्यू टू सर्व एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो राहुल बजाज अब जिस पोस्ट पर रहेंगे वो होगी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। देखिए बजाज भारत का काफ़ी फेमस और रेस्पेक्टेड ग्रुप है और कई सालों पुराना है बजाज जो ग्रुप है पूरा। देखिए इसी तरह की एक न्यूज़ हमने डिस्कस की थी, HCL के जो प्रेसिडेंट थे, जो चेयरमैन थे हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड HCL, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था, जिनका नाम था शिव नडार। तो शिव नडार ने भी हाल ही में रिज़ाइन किया है HCL के चेयरमैन की पोस्ट पर और उनकी जगह पर जो उनकी डॉटर हैं वो अपॉइंट की गई है। जी हाँ, उनकी डॉटर का नाम है रोशनी नडार। तो करंट में जो HCL की चेयरमैन बन गई है वो बन गई है रोशनी नडार। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो है पीसी खंदपाल अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के जो नए MD इट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर इन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है PC खानपाल को। तो PC खानपाल को अपॉइंट किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO की पोस्ट पर। देखिएगा अब यहाँ पर हम बात करें PC या इट मीन्स प्रकाश चंद्र खानपाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नॉन लाइफ SBI जनरल इंश्योरेंस। ही सर्विंग एज द डेप्यूटी CEO ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस सिंस 2019। तो 2019 से वो इस SBI जनरल में डेप्यूटी CEO की पोस्ट पर थे। ही विल रिप्लेस पुसन महापात्रा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो अगर हम बात करें प्रकाश चंद्र खंदपाल की, तो वो अपॉइंट किए गए हैं CEO की पोस्ट पर और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर SBI जनरल इंश्योरेंस में। देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश चंद्र खानपाल हैज़ मोर देन 33 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 33 ईयर का उनको एक्सपीरियंस है इन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज रिटेल, इंटरनेशनल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ही हैज़ आल्सो सर्व्ड एज अ चीफ ऑफ ऑपरेशन ऑफिस ऑफ द SBI म्यूचुअल फंड, यानी यहाँ पर भी वो वर्क कर सकते हैं। बेसिकली 33 ईयर का उन्हें एक्सपीरियंस है। आगे की जो अपॉइंटमेंट है अगर हम बात करें तो सुमित देव अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ NMDC। NMDC के CMD की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है सुमित देव को। तो सुमित देव को अपॉइंट किया गया है CMD की पोस्ट पर किस ऑर्गेनाइजेशन में इन्हें अपॉइंट किया गया है? NMDC। NMDC स्टैंड्स फॉर नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में CMD की पोस्ट पर सुमित देव को अपॉइंट किया गया है। ही विल सक्सीडिंग N विजेंद्र कुमार हु विल रिटायर ऑन 31st of July 2020। ही इज प्रेजेंटली सर्विंग एज डायरेक्टर इन NMDC। तो करंट में अगर हम बात करें तो इन्हें ये वर्क कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ NMDC की पोस्ट पर। हिज टेन्योर, अगर टेन्योर की बात करें 2023 तक चलेगा। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज एन आयरन और माइनिंग मेजर ऑफ इंडिया। NMDC भारत में लौह अयस्क उत्खनन करने वाली एक महत्वपूर्ण PSU है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। देखिए NMDC का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी से। कॉमेट नियोवाइस अप्रोच क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो एक कॉमेट है जिसका नाम है नियोवाइस, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति पर पहुंचा है। तो अगर हम बात करें कॉमेट की, कॉमेट का नाम है नियोवाइस, जो पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति पर है। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल जो इवेंट्स हैं कई सालों में, हजारों सालों में होते हैं। तो यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ है, खगोलीय घटना हुई है। कॉमेट नियोवाइस is the brightest comet that can be seen with naked eyes in Earth's night sky। तो रात में हम आसमान में इस कॉमेट को देख सकते हैं across the globe as it has approached closest to the earth। it is visible only after 6800, यानी 6800 वर्ष के गैप में ये हमें दिखाई देता है।
ठीक है, आगे देखते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। नेहरू साइंस सेंटर इन इट्स लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज्ड कॉमेट न्यूबाइज अ प्राइमर टू डिस्कस द कॉमेट। तो नेहरू साइंस सेंटर में डिस्कस किया जा रहा है इस घटना के ऊपर। इट वॉज फर्स्ट स्टॉप्ड बाई नासा, इसे पहली बार स्पॉट किया गया था नासा के द्वारा। कॉमेट्स आर, देखिए अगर हम बात करें कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स क्या होते हैं इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स काफ़ी लार्ज है, यूनिवर्स का बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें यूनिवर्स के एक पार्ट की, तो उसका एक पार्ट है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसका जो फादर है, जनक जो है, वो है सन। तो हम सन से स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ सोलर सिस्टम हम किसे मानते हैं? सन को। एनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज नोन एज प्लेनेट। कोई भी खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वह ग्रह कहलाता है। देखिए अब ग्रह 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ग्रहों को, जैसे कि नॉर्मल ग्रह जो होते हैं, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, प्लूटो नहीं है। दूसरा आता है, दूसरे जो कैटेगरी होती है वो होती है एस्टेरॉइड्स की। एस्टेरॉइड्स बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, काफ़ी छोटे क्षुद्र ग्रह। तो वो लगभग 40 लाख की संख्या में है जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, काफ़ी छोटे छोटे। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट इट मीन्स बौने ग्रह, लाइक प्लूटो। प्लूटो एक बौना ग्रह है। और अगर हम बात करें कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स भी एक प्रकार के ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं। इट मीन्स कि बहुत ही छोटे ग्रह होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट इट मीन्स बहुत ही बौने ग्रह। तो कॉमेट्स एक प्रकार के बौने ग्रह हैं, लेकिन इनमें जो खास बात होती है कॉमेट्स में वो ये होती है कि ये सन के चारों ओर रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल होता है। अगर हम बात करें, एक रूल है जिसको हम बोलते हैं प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स के प्लेनेटरी मोशन। तो जो प्लेनेट गति करते हैं सन के चारों तरफ, उससे रिलेटेड प्रिंसिपल दिए हैं केपलर ने। और उन प्रिंसिपल्स में जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है, 3 प्रिंसिपल हैं क्योंकि, कि ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही परिक्रमा करते हैं। तो जो भी ग्रह वो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें कॉमेट की, ये भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में ही परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनकी जो ऑर्बिट होती है वो एक्सट्रीम लॉन्ग होती है। ये काफ़ी लंबे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। क्लियर? तो ये होती है खास बात। सबसे पहला जो कॉमेट डिस्कवर किया गया था उसका नाम था हेलीज कॉमेट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो करेंट नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पंजाब गवर्नमेंट टाई अप विद IIT रोपड़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। पंजाब गवर्नमेंट ने टाई अप किया है IIT रोपड़ के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट के लिए। देखिए इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो बात है वो ये है, द पंजाब गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद IIT रोपड़ इन द एरिया ऑफ स्किल डेवलपमेंट। द एग्रीमेंट प्रोवाइड, देखिए इस एग्रीमेंट के तहत IIT जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? IIT प्रोवाइड करेगा टेक्निकल एजुकेशन। IIT का जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे टू बिकम एन एकेडमिक मेंटर। तो एक प्रकार से एकेडमिक मेंटर की तरह वो वर्क करेंगे फॉर स्टेट्स इंजीनियरिंग कॉलेज। तो स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनको एक प्रकार से गाइड किया जाएगा IIT रोपड़ के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। किन कॉलेजेस को गाइड किया जाएगा? तो वो हैं गुरदासपुर, फिरोजपुर, श्री गुरु गोविंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट एट चमकुर साहिब, 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एंड 10 गवर्नमेंट ITIs। तो इतने जो इंस्टीट्यूट्स हैं IIT और IT जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट 10 गवर्नमेंट ITIs हैं, इनको जो है गाइड किया जाएगा IIT रोपड़ के माध्यम से। ठीक है, ये एक प्रकार का टाइप हुआ है IIT रोपड़ के साथ पंजाब गवर्नमेंट का। द इनिशिएटिव विल हेल्प द स्टेट टू डेवलपिंग अ मॉडल ITI एंड मॉडल पॉलिटेक्निक। इसके जरिए ITI और पॉलिटेक्निक जो कॉलेज हैं उनमें एक प्रकार से सुधार होगा। द IT टू हेल्प द स्टेट इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मॉल डिवाइस फॉर कंट्रोलिंग वाटर वेस्ट इन इरीगेशन। साथ ही ये मैन्युफैक्चर करेंगे स्मॉल डिवाइस जिससे कि वाटर वेस्ट और इरीगेशन को ठीक किया जा सके।
देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस से हैं, और जो गवर्नर है करंट में पंजाब के वो हैं वीपी सिंह बंदोरे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है एक अवार्ड से। यहाँ पे ये जो लड़की है इनको देखा होगा आप लोगों ने, जानते होंगे, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जो बेसिकली स्वीडन की है। ग्रेटा थनबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ग्रेटा थनबर्ग नेम्ड विनर ऑफ गुल्वेनकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो गुल्वेनकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी जो है उस अवार्ड से इनको से नवाजा गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा नेक्स्ट इनसे रिलेटेड जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है द 17 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो 17 साल की जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम स्वीडन, कहाँ से है? स्वीडन से। ग्रेटा थनबर्ग हैज़ बीन नेम्ड विनर ऑफ इनॉग्रल गुल्वेनकिया प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। शी विल रिसीव अ प्राइज मनी ऑफ 1 मिलियन यूरो। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1 मिलियन यूरो प्राइज मनी प्राप्त होगी। शी हैज़ बीन अवार्डेड फॉर हर एफर्ट्स टू मोबिलाइज यंगर जनरेशन। देखिए उन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है वो उनके प्रयासों के कारण दिया गया है, जिनके तहत उन्होंने जो युवा है, जो यंग लोग हैं, उन्हें मोबिलाइज किया है और उनमें एक प्रकार से एक चीज़ जो है लेकर आई है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो युवाओं में क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम जो है उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। शी कमेंस्ड अ प्रोटेस्ट आउटसाइड द स्वीडिश पार्लियामेंट इन 2018। देखिए 2018 में उन्होंने स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर एक प्रोटेस्ट भी किया था। एंड राइजन टू ग्लोबल प्रोमिनेंस, जिसके तहत उन्हें ग्लोबली जाना गया है। बिकमिंग द फिगर हेड फॉर अ सीरीज ऑफ स्कूल स्ट्राइक बाय चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। तो सबसे फेमस जो इवेंट है उनके इस पूरे मूवमेंट में वो है स्कूल स्ट्राइक। जी हाँ, तो हम अगर बात करें द स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट के लिए स्कूल स्ट्राइक यानी स्कूलों की हड़ताल की गई थी एवरी फ्राइडे, हर एक फ्राइडे को। तो हर एक फ्राइडे को क्या होता है कि ये लोग क्या करते थे, अपने स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, अपने स्कूल से बाहर जाकर प्रोटेस्ट करते थे। समझ गए ना? तो बेसिकली अगर हम बात करें द स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आल्सो नोन वेरियसली एज फ्राइडे फॉर फ्यूचर यूथ फॉर क्लाइमेट इज एन इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स who take time off from the class on Friday to participate in demonstration to demand action from political leaders to take action to prevent climate change and for fossil fuel industry to transition to renewable energy। तो बेसिकली इसका टारगेट था गवर्नमेंट से ये डिमांड करना कि किसी भी तरह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाए और जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उनको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस करने पर ये मूवमेंट इन्होंने चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। NPCI, इट मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रोल्स आउट UPI ऑटो प्ले फैसिलिटी फॉर रिकरिंग पेमेंट। तो NPCI ने डिक्लेयर किया है ऑटो पे फैसिलिटी UPI के जरिए एक ऑटो पे फैसिलिटी उन्होंने डिक्लेयर की है फॉर रिकरिंग पेमेंट। देखिए रिकरिंग पेमेंट क्या होते हैं? ऐसे पेमेंट जो हम बार बार करते हैं, जैसे कि आपने मोबाइल का रिचार्ज कराना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या फिर आपकी कोई किस्त है तो वो EMI अगर आपको पे करना है, तो इस तरह के जो पेमेंट होंगे उन पेमेंट को UPI अपने आप कर देगा। ऑटो पे फैसिलिटी हमें दे रहा है कि अपने आप टाइम आने पर जो है वो पेमेंट हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में क्या है इसमें और भी ज़्यादा। देखिए UPI ऑटो पे फैसिलिटी फॉर रिकरिंग पेमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। द न्यू फैसिलिटी विल इनेबल रिकरिंग ई-मैंडेट विथ द हेल्प ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन फॉर रिकरिंग पेमेंट लाइक मोबाइल बिल्स। जैसे कि क्या होते हैं रिकरिंग पेमेंट? मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, EMI पेमेंट एक्सेट्रा।
ये कब कितने अमाउंट तक के लिए हो सकता है? तो ये हो सकता है 2,000 रुपये तक के अमाउंट के लिए। फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग ₹2000, अगर अमाउंट 2,000 से ज़्यादा हुआ, द कस्टमर हैज़ टू एग्जीक्यूट एवरी मैंडेट विथ यूपीआई पिन। यूपीआई यूजर्स विल बी एबल टू क्रिएट ई मैंडेट थ्रू यूपीआई आईडी, क्यूआर स्कैन और इंटरनेट। देखिए, अगर हम एमडी और सीईओ की बात करें यूपीआई की, तो वो हैं दिलीप अबसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझे होंगे इस न्यूज़ के बारे में कि एनपीसीआई ने ऑटो पे फैसिलिटी जो है वो डिक्लेयर की है फॉर रिकरिंग पेमेंट। अब यहाँ पर एक अवार्ड से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। एक अवार्ड जो है वो अगेन यहाँ पर आया है। अभी हमने ग्रेटा थनबर्ग के एक अवार्ड से रिलेटेड डिस्कस किया था। यहाँ पर जो अवार्ड है वो है अर्नब चौधरी कन्फेड विथ टूंज मीडिया अवार्ड 2020 पोस्टह्यूमसली। तो अर्नब चौधरी को उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु होने के बाद जो है टूंज मीडिया अवार्ड दिया गया है 2020 का। देखिए, अगर हम बात करें इस अवार्ड की, तो ये एनिमेशन से रिलेटेड है। द लीजेंड ऑफ एनिमेशन, द लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द टूंज मीडिया ग्रुप TMG एज पार्ट ऑफ द एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल एडिशन विल बी पोस्टह्यूमसली कन्फर्ड टू द लीजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर अर्नब चौधरी। तो अर्नब चौधरी को भारत के लिए ये अवार्ड दिया गया है, जो कि भारत में एक प्रकार से पायोनियर इनको बोला जा सकता है एनिमेशन के मामले में। द अवार्ड इज बीइंग प्रेजेंटेड फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द एनिमेशन एंड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्नब, हु पास्ड away on December 25, 2019 was one of the pioneer, जैसे मैंने बताया एक प्रकार से पायोनियर माने जाते हैं इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के। एंड इस एनिमेशन मूवी अर्जुन, उनकी जो एनिमेशन मूवी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस इज द ओनली एनिमेशन फ्रॉम द इंडिया टू डेट टू बी लॉन्ग लिस्टेड फॉर ऑस्कर अवार्ड्स। तो उनकी एक मूवी है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, जो कि ऑस्कर के लिए लिस्टेड हुई है, ऑस्कर के लिए लिस्टेड हुई थी। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने काफ़ी न्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। देखिए सेशन कैसा आपको लगा है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू very much.